हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम कोशिश तो करेंगे कि 1 घंटे में आप लोगों का ये जितना कॉन्सेप्ट है सब क्लियर कर दें, पूरा चैप्टर कवर कर दें। और अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पानी वानी लेकर आप लोग बैठिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। तो लेट गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर हमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इस चैप्टर में हम सारी चीजें पढ़ेंगे क्या, और शाम वाली वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि जो है उसके हथियार कौन कौन से हैं, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड में फोड़ के आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है, सबसे पहले हम परिवर्तन देखेंगे, जो कि परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो कोई सभी जीव जंतु हो, हर किसी में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, इसको देखेंगे। फिर परिवर्तन से जो भी निकल के आएगा उसकी परिभाषा को देखेंगे। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन देखेंगे, ये अभिक्रिया भी होती है, तो अभिक्रिया और परिवर्तन हम एक साथ ही आपको बता देंगे। उसके बाद उत्क्रमणीय परिवर्तन को देखेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कैसे किया जाता है, किस तरह से हम उसको लिखते हैं, ये समझेंगे। और उसके बाद इसी में हम समीकरण को भी समझेंगे। एंड देन हम देखेंगे समीकरण लिखने के नियम, कौन कौन से नियम है। तो यूपी बोर्ड में ये पूरे के पूरे 7 नंबर का आता है, और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये 7 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो वो हम सामने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण, कि कैसे एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अभिक्रियाओं को प्रकार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सा जरूर आ जाता है, और कौन सा आता है ये भी हम बताएंगे आप लोगों को। एंड देन हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी, जो कि विद ट्रिक्स के साथ देखेंगे कैसे इसको लर्न करना है। उसके बाद हम रेडॉक्स और संक्षारण विकृत गंधिका, ये बिल्कुल 5 मिनट का वीडियो आपको रहेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हम ये सारी चीजें आज 1 घंटे में या फिर उससे 10-15 मिनट एक्स्ट्रा में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं परिवर्तन। बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन मीन्स क्या हो गया, ये हमारा चेंज। तो चेंज तो आप जानते ही हो, कोई सा बर्फ आपने रख दिया, अगर खुले में छोड़ दिया, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो वो पानी बन गया, पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है। या फिर आप दिन से रात देख रहे हो, रात से दिन देख रहे हो, दोपहर देख रहे हो, शाम देख रहे हो, इंसान में इतने सारे परिवर्तन आप देख रहे हो। तो सिंपल सी बात है, परिवर्तन वही है जो हम मनुष्य का गुण है, ये हम मनुष्यों का गुण ही है परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद परिवर्तन में हम 2 पार्ट में इसको समझेंगे कि आखिर ये परिवर्तन 2 प्रकार से कैसे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या जानेंगे भैया, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जिससे आपको कोई सा भी परेशानी ना हो, और आप भी साथ में लिखते चलें जिससे आपको भी कोई परेशानी ना हो। और दूसरा हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या देखेंगे भाई, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये तो क्लास 9th में पढ़ लिया है, लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैंने क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा, अब हम 10th में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ये एग्जाम में आपका नहीं आएगा, डोंट वरी। पर फिर भी हम आपको बताएंगे, ये एग्जाम में नहीं आता कि भौतिक परिवर्तन बताइए, रासायनिक। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलते हैं, MCQ शॉर्ट सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पे साइंस के चैप्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और या फिर आपके बायो हो, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन मतलब बाहर का गुण, जो कोई भी बाहर का गुण हो और उसमें कोई जो है दूसरी चीज ना बने, बाहर के गुण। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, एग्जाम्पल में अगर हम रियल लाइफ में देखें, कोई सी लड़की मोटी है तो आप कहोगे ये हाथी जैसी मोटी है, मतलब इसके भौतिक गुण को बाहर की तरफ से इसको बता रहे। या फिर कोई इंसान जो है वो छोटा है तो आप कह सकते हो ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसके भौतिक गुण को आप बता रहे हो। और भौतिक परिवर्तन में एक चीज आप रिमेंबर ये रखोगे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें कोई दूसरी चीज नहीं बनती, वही का वही रहता है। तो इसमें लिखोगे इसमें कोई दूसरी चीजों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है।
तो समझ में आया कि इसमें कोई भी नई चीजों का निर्माण नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या लेते हैं, मैंने पेड़ ले लिया, पेड़ को काट दिया, पेड़ से क्या बना, पेड़ से आप कहोगे मेज बना, कुर्सी बना, तो आप तो कहोगे भाई दूसरी चीज बन गई, यानी ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। नहीं भाई, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि है तो एक लकड़ी, बन तो कुछ भी रहा है तो एक लकड़ी ही ना। तो आप सबसे पहले ये अगर किसी भौतिक परिवर्तन को आपको जानना है तो उससे सबसे पहले ये पूछोगे कि भैया ये बताओ इसमें कोई नई चीज बनी कि नहीं, तब वहां से आंसर निकल के आएगा कि हाँ जी भाई ये चीज बनी, तो आप जान जाओगे कि ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक। और रासायनिक परिवर्तन में आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले इसमें नई चीज का निर्माण होगा, नई चीजों का निर्माण ये देखोगे, ठीक है। इसमें नई चीज कुछ ना कुछ बनेगी, मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ में क्या हो, एक पदार्थ को मिलाने से कोई नई चीजों का क्या होता हो, निर्माण होता हो, एक से अधिक नई चीजों का निर्माण होता हो। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में एक चीज मिलाने पर एक या एक से अधिक चीजों का निर्माण होता हो, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप इससे भी पूछोगे, कोई सा भी चीज ले लिए, जैसे हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मोमबत्ती का जलना कौन सी अपक्रिया है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई मोमबत्ती तो गल गई, पुनः उसी अवस्था में आ सकती है, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पे जो है मोमबत्ती का जलना, अगर कहीं पे कोई जलने वाली चीज आ जा रही है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखे रहिएगा कि अगर कहीं पर कोई क्या जलने की, सॉरी यहाँ पे ट्रिक रहेगा, तो यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अगर कोई चीज जल रही है तो वो कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपको क्या, लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटना, अब इससे कोई सी भी चीज बन रही है तो लकड़ी ही ना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। एंड दूसरी चीज आप लिख सकते हो, कागज का काटना, कागज का काटना। अब ये तो है नहीं कि आपने कागज को काट दिया वो कुछ और ही बन गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि आग का जलना, आग का जलना। अब आग को आपने जलाया, भाई आग को आपने जलाया, क्या बना, राख बन गया। अब राख से फिर से आप जला सकते हो लकड़ी को, नहीं जला सकते हो ना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। समझ में आया कि नहीं। और जैसे हम भौतिक परिवर्तन एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये आपका रिबन हो गया। अब रिबन को आप ऐसे किए, पुनः उसी अवस्था में आ गया, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। और एक मानव डाइजेस्टिक सिस्टम होता है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। कोई सी भी चीज आप खा रहे हैं वो पच गया, अब वो पचने के बाद फिर तो आप गेहूं दाल तो नहीं बना सकते ना, तो वो भी क्या हो गया आपका, जो कि आपका पाचन है वो भी क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब यहां पे एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए। और एक चीज, मैग्नीशियम का जलना क्या है, मैग्नीशियम का जलना, ये भी ध्यान रखिए रहिएगा। मैग्नीशियम का जलना, तो ये भी आपका क्या है, मैग्नीशियम का जलना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो समझ में आया, क्योंकि जल रही यहाँ पे चीजें, अगर कोई चीज जल रही है, अब यहाँ पे मैंने कागज का काटना लिखा है, तो कागज का काटना भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में सब लोग, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज और है जिसमें सब कंफ्यूज रहते हैं, और अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो वो चीज ये है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना आ जाए, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर मोमबत्ती का पिघलना आ जाए, तो जलने और पिघलने में भैया बहुत अंतर है। जलने, देखिए अब मोमबत्ती का जलना यानी वहां के जो ऊपर की निब है वो जल रही है, तो अब दोबारा हम उस निब को तो बना नहीं सकते। तो ये मोमबत्ती का जलना जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान जरूर दीजिएगा। एंड मोमबत्ती का पिघलना, मतलब अगर कोई मोमबत्ती पिघल गई है तो पुनः हम उसी अवस्था में ला सकते हैं, क्रियाएं सारी चीजें करके हम क्या उसको पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो मोमबत्ती का जलना, कमान फिर से रिवीजन करते हैं, मोमबत्ती का जलना हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो आई होप अब आप लोगों को ये भौतिक और रासायनिक में कोई सा भी
परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा परिवर्तन जिसको क्या करते हैं, मिलाने पे दो या दो से अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और इसमें दूसरी चीजों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये चीजें मैंने अभी लिखी थी। तो इसको मिटाते हैं, हमने क्या समझ लिया, एक परिवर्तन को समझ लिया, एक परिभाषा को समझ लिया। अब हम समझेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और उत्क्रमणीय परिवर्तन। बहुत ज्यादा इजी है, बस इसी से रिलेटेड करना है आपको। इसी से रिलेट क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय मतलब क्या होता है कि पुनः उसी अवस्था में ना आए, यानी कि जब वो पुनः उसी अवस्था में नहीं आ रहा है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है भाई। रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। तो यानी आपका अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। समझ में आया कि हमारा क्या है, जो हमारा अनुत्क्रमणीय भाई परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन का क्या है, एग्जाम्पल है। दूध से दही बनना, अब दही को लेकर आप दूध बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते हो। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें भौतिक परिवर्तन में क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन आपके उत्क्रमणीय का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भाई, उत्क्रमणीय का, जिसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का जो ये होता है इस तरह से दर्शाया जाता है। तो मतलब उसी अवस्था में पुनः ले आए। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे मैंने बालों के लिया, अब मैंने बालों को काट दिया, वो 1 दिन नहीं बढ़ा, 2 दिन नहीं बढ़ा, 3 दिन बाद तो वो बढ़ेगा, 4 दिन बाद बढ़ेगा, साल बाद बढ़ेगा, फिर उसी तरह आ गया कि नहीं अवस्था में। अब आप कहोगे वही बाल तो नहीं आया, तो मैं ये तो नहीं कह रही कि वही बाल आए है, तो वो क्या बाल ही है ना, तो वो कोई और चीज तो हो नहीं गई, चॉकलेट तो हो नहीं गया, है तो बाल ही ना। तो इसलिए तो सबसे पहले भौतिक और रासायनिक कुछ यही ट्रिक है कि आपको उससे पूछ रहा है कि भैया इसमें कोई चीज बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही है तो आप जान जाओ कि रासायनिक परिवर्तन है, और अगर नहीं बन रही है तो आप जान जाओ भौतिक परिवर्तन है। तो ये 4 टॉपिक हमने अभी तक कवर किए। अब हमको रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कैसे किया जाता है ये देखेंगे। तो इसको उसके लिए मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त करना में क्या होगा, दिखाना। मतलब अगर किसी के बारे में कोई चीज व्यक्त कर रही है तो उसके बारे में वो चीज दिखाई जा रही है, वो चीज पर्टिकुलर आपको संकेत किया जा रहा है। तो इसमें क्या बताया गया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसको कुछ सूत्रों द्वारा बताया जाता है, उसको कुछ क्या सूत्रों के द्वारा बताया जाता, कुछ संकेतों द्वारा बताया जाता, कुछ प्रतीकों द्वारा बताया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना कहते हैं। जैसे हम क्या थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, जैसे आपको क्या, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा है तो आप इसको Mg लिख सकते हो। जैसे आपका पीरियोडिक टेबल में वो दिया गया है, तो एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, रासायनिक सूत्र पूरे जितने होते हैं उसका एक वीडियो हम जरूर बना के देंगे आप लोगों को। तो जैसे मैग्नीशियम हो गया तो उसको Mg लिख सकते हैं, या फिर क्या हो गया आपका अवक्षेप हो गया तो वो नीचे की तरफ जाता है, एंड आपका गैस हो गया वो ऊपर की तरफ जाता है। कोई चीज बदलती है तो वो डेल्टा लिखा जाता है, कोई चीज अपक्रिया हो रही है तो तीर का निशान लगाया जाता है। मतलब कुछ प्रतीकों, कुछ संकेतों द्वारा जिसको मतलब बताया जाता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ली हूँ जो कि NCERT में बताया गया है। क्या बताया गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसको हमें एक सूत्र में संकेतों द्वारा, प्रतीकों द्वारा हर एक चीज से इसको क्या करना है, क्लियर करना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम दिया गया है, तो मैग्नीशियम को हम किससे कहते हैं, Mg से कहते हैं। एंड उसके बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, यानी ऑक्सीजन को भी ले रहा है तो यानी प्लस होगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, अगर कोई चीज अभिक्रिया कर रही है तो आप तीर का निशान लगा सकते हो, ठीक है। अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड माने तो MgO को बनाता है। तो यही हो गया आपका रासायनिक समीकरण। तो मैंने कुछ प्रतीकों द्वारा रासायनिक समीकरण को बना दिया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम की, कौन कौन से समीकरण को लिखने के नियम है। तो ये आपके बिहार हो जाए, राजस्थान हो जाए तो लॉन्ग में ही आता है डायरेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली आपको लॉन्ग में ये आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में यही 7 नंबर का होता है। अगर आप राजस्थान बिहार बोर्ड को लेते हैं तो ये 4 नंबर का, 5 नंबर का, या फिर कहीं कहीं पे 6 नंबर का होता है। बट ये यूपी बोर्ड में पूरे 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और आपको समीकरण लिखने के कुछ नियम बताते हैं। तो इसको मिटा करके
हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि लॉन्ग में डायरेक्टली पूछा जाता है। क्या है? रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। तो इसको हमें कुछ रूल्स बताएं कि आखिर रासायनिक समीकरण जब हम लिख रहे हैं तो समीकरण को मैंने क्या बताया, Mg+O मिला तो हमारा MgO बन गया। तो वही लिखने के नियम आखिर क्या क्या है, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ये जो हमारा अभिकारक है और जो ये एक हमारा उत्पाद है। तो जैसे आप सभी लोग शादी में गए होंगे ना, तो शादी में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे आप गए हैं शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अभिकारक हो गए। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेते हो, जो भी पदार्थ भाग लेते हो, मतलब भाग लेना वो नहीं दौड़ दौड़ के भाग लेना, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हो, उसका मतलब ये है, सॉरी ये गिर गया। तो यहाँ पे जो भाग लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम भाग लेते हैं, ये हमारे क्या हो गए, अभिक्रिया अभिकारक हो गए। एंड उत्पाद जो उसके फलस्वरूप बनते हैं, मतलब फलस्वरूप बनते हैं। एक एग्जांपल से बताते हैं हम, एक एग्जाम्पल से ही बताएंगे जिससे आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। एक ही एग्जाम्पल आप पकड़ के रखिए जिससे क्या हो, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए, वरना आप सारी रासायनिक सूत्र को याद करते हुए चलेंगे और भूलते हुए चलेंगे। तो सभी के एक एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए कि इसमें ये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभिकारक, जैसे हमने MgO का मैं बार बार ले रही हूँ एग्जाम्पल, क्यों ले रही हूँ, जिससे आप समझ जाओ और आप भी ले सको। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, Mg+O लिया, तो इससे हमारा बना MgO बना। क्लियर? तो हमारा देखो भाग कौन कौन लिया, तो भाग हमारे एक पहले भैया Mg थे और दूसरा हमारा ऑक्सीजन था, मतलब इन दोनों ने भाग लिया। तो ये कौन हो गए हमारे, ये अभिकारक हो गए। इन्होंने पार्टिसिपेट किया शादी में तो ये अभिकारक हो गए। अब शादी के फलस्वरूप मतलब जो जो मिला उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम उत्पाद। समझ में आया? हाँ जी भाई, बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं कि मतलब कैसे इसको लिखना है। तो इसके पहला रूल्स क्या दिया गया, पहला ये दिया गया है, अभिकारक बाईं तरफ तथा उत्पाद दाईं तरफ होता है। ये नहीं आप कोई सा भी लिख लें, अभिकारक हमेशा आपका क्या रहेगा, बाईं तरफ। बाईं मींस राइट हैंड साइड, और जो आपका उत्पाद होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका बायां वाला हाथ है, तो आप बाएं साइड आपका अभिकारक है, और ये दाएं वाले साइड है तो दाएं साइड आपका क्या है, उत्पाद है। तो भैया ये पहली वाली चीज क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्या है, अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए प्लस लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक को क्या करता है, अलग करने के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए हमने इसको अलग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलग करने के लिए हमने प्लस का निशान लगाया। तो आप अगर कोई सा भी जो है अभिक्रिया बना रहे हो, एक या एक से अधिक, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, एक या एक से अधिक उत्पाद को अलग करने के अभिकारक को अलग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अभिकारक एक से अधिक होने पर प्लस का, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, चिन्ह लगाते हैं। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका अभिकारक जो है वो एक से अधिक है, मतलब ये अभिकारक एक से अधिक है कि नहीं, तो हम उसको व्यक्त करने के लिए किसका चिन्ह यूज करते हैं, उसको व्यक्त करने के लिए हम प्लस का निशान यूज करते हैं। एंड थर्ड ये भी फॉलो कर रहा है, एक ही एग्जाम्पल लेकर हम सारी चीजें बता दे रहे हैं। अभिकारक एवं उत्पाद भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था मतलब, तो भौतिक अवस्था आपके 3 पार्ट में डिवाइड थी, कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको जब ठोस को बताना रहेगा तो यहाँ पे मैं इस वाली चीज को मिटाती हूँ, ये तो आप लोग समझ ही चुके हो। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पे हम जो है पढ़े थे 9th में, हम लोग पढ़े थे कि नहीं। तो यहाँ पे ठोस जैसे हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, द्रव्य नहीं गैस, सॉरी द्रव रहेगा, क्योंकि द्रव्य वो आपका मैटर हो जाता है, मतलब कोई पदार्थ हो जाता है, लेकिन द्रव आपका लिक्विड होता है, ठीक है। तो ठोस को आप यस से करोगे, या फिर आप ये वाला एस भी यूज कर सकते हो। फिर लिक्विड को आप यल से करोगे, गैस को आप जी से करोगे।
एंड अगर कहीं पे गैस निकल रही है तो आप उसको इस तरह से चिन्ह लगा सकते हो। एंड अवक्षेप एक होता है, उसका आप एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में भी पढ़ोगे, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगी वो, तो आप ये ऐसे करोगे। अगर पानी का जलीय विलयन है, अगर किसी भी चीज़ का जलीय विलयन है तो आप उसको एक्वस लिखोगे, A&Q से लिखोगे, तो ये सारी चीज़ रहेगी। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो आप उसे डेल्टा से लिखोगे। तो ये सारी चीज़ आपकी नज़र में रहनी चाहिए कि जैसे किस चीज़ की बात हो रही है, हमें सारी चीज़ों को जो है लर्न करके चलना है। समझ में आया कि अभिक्रिया एवं उत्पाद भौतिक अवस्था में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है उसे तीर के निशान से बताते हैं। मतलब कहने का है डायरेक्ट प्रकाश संश्लेषण वाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जाके फटाफट से देख लो भैया। उसमें हमने क्या बताया था, जब हमारा ग्लूकोज बनता है तो मैं नीचे क्या लगाती हूँ, एक प्रकाश संश्लेषण लगाती हूँ तीर के ऊपर, और तीर के नीचे क्लोरोफिल लगाते हैं। तो अगर आप अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में हो रही है तो आप ये लगा सकते हो। जैसे हमने क्या लिखा, जैसे मैंने लिखा संगमरमर, ठीक है, संगमरमर को मैंने लिया CaCO3, और जब मैंने इसकी अभिक्रिया करवाई तो हमारा CaO प्लस CO2 बनता है। ठीक है, हमने संगमरमर लिया तो हमारा बिना बुझा चूना प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो भैया अगर मैं कह देती हूँ संगमरमर आपके घर में होगा, मैंने उसको कहा क्या कि आप उसको तोड़ दो, तो ऐसे तो टूटेगा है नहीं भाई, वो टूटेगा तो है नहीं कि आप ऐसे ही तोड़ दोगी, उसको हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो यानी उसको कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ दी जा रही हैं, उसको गर्म किया जा रहा है, उसको ऊष्मा दी जा रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे गर्म, चाहे ऊपर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो, नीचे भी लिख सकते हो। तो मतलब CaCO3 को गर्म करने पर हमारा क्या बनता है, CaO प्लस CO2 बनता है। तो यही आपको फॉलो करना था। अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है उस तीर का निशान ऊपर या नीचे लगाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जो कि हमारा NCERT का क्वेश्चन है। क्या है NCERT का क्वेश्चन कि हमारा 2H2O, मैंने इसको संतुलित कर दिया। अभी हम बताएंगे कि संतुलित होता कैसे है, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे जो किए हैं इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, मैंने जल का एग्जांपल ले लिया। एक तो हमने MgO का लिया था यहाँ पे, अब मैंने H2O का ले लिया। क्या लिया हमने, 2 H2 लिए, मतलब 2 को आप भूल ही जाइए, आप H2 लिए प्लस O2 लिए, और यहाँ पे मैंने ये तीर लगाया, यानी ये कौन सी अवस्था में है, ये हमारी गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी हमारी गैसीय अवस्था में है। और जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमारा H2O बनेगा। तो यानी H2O बन रहा है, ये हमें कौन सी सूचना दे रहा है, मतलब ये देखने के बाद हमें ऐसा क्या लग रहा है, इसको देखने के बाद तो आप अगर माइंड दौड़ाओगे कि हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को प्लस, मतलब हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिल रहा है, हमें जल प्राप्त हो रहा है। आप यही लिख के आओगे। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को हमारे अभिक्रिया कराने पर जल की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, रासायनिक यहाँ तक मेरी क्लियर हो गया सारी चीजें। अब हमको ये पढ़ना है, रासायनिक लिखने के नियम भी हम जान गए। अब संतुलित रासायनिक समीकरण को समझना है, एंड किसी भी अपक्रिया को हमें संतुलित क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो हम इसको भी समझेंगे। तो उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये इसलिए होती है क्योंकि एक लेवोजिए थे, कौन, जिसको हम लेवोजियर भी कहते हैं और लेवोजिए भी कह सकते हैं। तो लेवोजिए थे, उन्होंने एक नियम दिया था जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था और ये बताया कि द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से हम दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब क्या है इसमें, जैसे कोई चीज आप ले रहे हो, सब्जी बना रहे हो, सब्जी में आपने 1 किलो आलू लिया, तो आपके 1 किलो आलू के हिसाब से क्या बनेगा, आपकी सब्जी बनेगी। ये नहीं आपने आलू लिया और आपकी भिंडी बन गई। ठीक है, तो इन्होंने इसी तरह ये बताया कि द्रव्यमान दोनों तरफ क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, और इसलिए हमें इसको संतुलित करने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर ये कैसे संतुलित कैसे किया जाएगा, इसको हम देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तीर के दोनों तरफ परमाणु समान हो, उसी को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो कि यह नियम संतुलित रासायनिक समीकरण को लेवोजिए ने बताया कि लेवोजिए ने यह दिया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर यह निहित रहेगा। उन्होंने यह बताया ऐसी अभिक्रिया जिसमें तीर के दोनों तरफ जो हमारा परमाणु होगा वो समान होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, अगर यहाँ से अभी हम 2 को हटा दें, 2 को हटा दें, अब यहाँ पे मैंने H2 लिया प्लस O2 लिया तो हमारा H2O बना। तो यहाँ पे H2 तो 2 है, H2 तो 2 है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन क्या है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो यानी हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हमें 2 करना पड़ेगा। तो आखिर इसको कैसे संतुलित किया जाएगा यही हम बता रहे हैं। तो अगर किसी भी चीज को संतुलित किया जाए तो यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को संतुलित कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले रफली कार्य कर लो। रफली क्या करना है आप लोगों को, एक तरफ अभिकारक वाले चीज को रखना है, एक तरफ उत्पाद वाले चीज को रखना है। अब अभिकारक क्या है, अभिकारक मतलब जो आपका भाग ले रहा है, तो भाग कौन ले रहा है, H ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो यहाँ पे अभिकारक को अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभिकारक वाला पार्ट है, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उत्पाद वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ अभिकारक में क्या है, हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका 2, और ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन है आपका यहाँ पे 2, ठीक है। अब उत्पाद वाले में आइए, उत्पाद में क्या है, हाइड्रोजन आपका 2 है एंड ऑक्सीजन आपका क्या है, 1 है। तो यानी 1 है, तो यानी हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना है कि नहीं करना है भाई। तो ऑक्सीजन को जब हमें संतुलित करना है तो यानी 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, और जब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी उत्पाद वाले के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ जी भाई बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बला और आ गई कि हमने 2 से मल्टीप्लाई तो किया, ऑक्सीजन तो बराबर किया, लेकिन हमारा जो H2 है वो तो भाई टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो अब क्या करें हम, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम 2 लगा देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हाँ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 ऑक्सीजन को लगाया तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। तो जब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे 2 2 जा 4 इधर भी आ जाएगा, 2 2 जा 4 इधर भी आ जाएगा। तो यानी हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण जो है हमारा सही हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, एक संतुलित कर दिया। तो संतुलित मैंने ये कर दिया कि 2 हमारे 2 दूनी 4 हमारे हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हमारे 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी हमने 2 ऑक्सीजन आगे लगा दिया। समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट टू रिमेंबर आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारा हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो या फिर N2 हो, ये हमेशा इसके साथ 2 चीजें लेकर चलता है। मतलब ये कभी अकेले नहीं रहता, ये मतलब ये हमेशा जोड़े में रहता है। मतलब अगर हाइड्रोजन लिखोगे तो 2 आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप O लिखोगे तो 2 लगाना पड़ेगा, Cl लिख रहे हो तो 2 लगाना पड़ेगा, N लिख रहे हो तो 2 लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें जो हैं ठोस हैं, ठोस मतलब ऊपर से ठोस नहीं है, वो अंदर से है, रासायनिक परिवर्तन वाली बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आपका जो है यहाँ पे जिंक, ये सारी चीजें अकेले रहती है। ये नहीं कि आप Na2 लिख दोगे तो इसका ये जो है मीन्स हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। अगर आप Na2 लिख दो, MgO लिख दोगे तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, और वैसे में आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और, एक हम और संतुलित करके देख लेते हैं ये, ताकि आपको कोई कॉन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद हम क्रियाओं के प्रकार पे चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम एक अभिक्रिया और कर लेते हैं। अगर आपको लॉन्ग में दे दिया गया, मतलब अगर 4 नंबर में आपको दे दिया गया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये डायरेक्टली आपको तो आ रहा है कि ऐसे ऐसे संतुलित होगा, ऐसे ऐसे कर दिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग में आ रहा है तो वही आपको स्टेप बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को संतुलित करने पर ये चीज़ बना, ऑक्सीजन को करने पर ये बना, या फिर फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन कुछ भी है तो इसको संतुलित करने पर ये, मतलब सारी चीज़ें उसको लिखनी ही पड़ती है, मतलब लिखना ही लिखना है। तो मैं समझा दे रही हूँ कि कैसे करना है, बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है हमने Fe लिया है, ठीक है, प्लस H2O लिया है, और इसका जो हमारा समीकरण बना है वो हमारा बना है भाई Fe3O4 और प्लस
H2 बना है। अब इसको हमें संतुलित करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि भाई इसलिए रखा है मैंने ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। यही क्वेश्चन रिपीटेड पे आए तो आपने एक बार पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं। तो हम पहले इसमें उत्पाद में देखेंगे कि आखिर कितने ऑक्सीजन हैं। तो यहाँ पे आप बिना जो है सारी लाइन को देखिए, सारी चीज़ों को भूल जाइए, आपको ध्यान देना इतना ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। तो ऑक्सीजन यहाँ उत्पाद में कितना दिया गया भाई, 4 दिया है। तो यानी हमें 4 ऑक्सीजन को अभिकारक में कहीं ना कहीं लगाना है। तो ऑक्सीजन हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, सिर्फ हमें ऑक्सीजन यहीं दिख रहा है। तो यही माने तो हमें क्या लगाना है, यही हमें 4 लगाना है। तो चलो भाई यहाँ पे हम लगा देते हैं 4, पहला स्टेप हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, Fe+4H2O Fe3O4+H2। उसके बाद हमें हाइड्रोजन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। वो तो ठीक है, मैंने डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभिकारक आपका अभिकारक में Fe1 है, H2 है, O ऑक्सीजन 1 है, Fe3 है, यहाँ पे H2 है, O4 है। तो यहाँ पे Fe1 है, तो यानी हमें 3 की आवश्यकता है, तो हम ऑक्सीजन से उठा रहे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी हमें 4 को लगाना पड़ेगा इधर। तो यानी हमने लगा दिया। अब जब मैंने यहाँ पे 4 को लगा दिया तो यानी हमारे हाइड्रोजन जो हुए यहाँ पे 8 हो गए कि नहीं, 4 2 जा 8। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन तो 4 हो ही गए, लेकिन हमारे हाइड्रोजन क्या हो गए, 8 हो गए। तो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम हाइड्रोजन को संतुलित कर रहे हैं। हाइड्रोजन को जब हम संतुलित करेंगे तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह हम यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 लगा देंगे, जिससे हमारा संतुलित हो जाएगा। तो Fe+4H2O, जब इसका हम बनाएंगे Fe3O4+4H2 लगाएंगे, जिससे हमारा 4 2 जा 8 मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, तो यहाँ पे हमें 4 2 जा 8 मिल जाएगा, और इधर भी हमें 4 2 जा 8 मिल जाएगा। समझ में आया। एंड थर्ड स्टेप क्या है, हमें थर्ड स्टेप में करना है Fe को हमें संतुलित करना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो 3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, और इधर 3 है। तो यानी आप आगे क्या लगा दोगी, 3 लगा दोगी, और यहाँ पे आपको 4 लगा देना है। लो भाई, आपकी अभिक्रिया जो हुई वो संतुलित हुई। बधाई हो, आपने ये संतुलित कर दिया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोगों ने ही दिमाग लगाया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, 3 स्टेप में मैंने कवर कर लिया, जिसे हमें 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन या फिर 5 नंबर में आए तब भी हम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने समझ लिया। अब हमें समझना है अपक्रिया के प्रकार, देन हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी, फर्दर हम देखेंगे रेडॉक्स, संक्षारण और विकृत गंधिका। तो अब सबसे पहले हम अपक्रियाओं के प्रकार को यूं ही खत्म कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई, अब हम अभिक्रियाओं के प्रकार को देख लेते हैं और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। इसमें आपको कोई सा भी कॉन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है आप इस सबको मत ध्यान दीजिए, पहले एक एक पॉइंट को लेकर चलिए, और जैसे हम ट्रिक बता रहे हैं वैसे ही आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, वैसे ही कॉपी में लिख देना। उसके बाद जब आप जाने लगो एग्जाम देने, उसके एक दिन पहले उसको रिविजन कर लो, और एग्जाम में जा करके वैसे ही सबकी बुद्धि खुलती है एग्जाम में जाने के बाद, तो आपकी भी बुद्धि खुल जाएगी। तो आप बना के उसको थोड़ा सा लिख देना, बस उसका जो मेन पॉइंट है उसको मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संयोजन अपक्रिया है। संयोजन अपक्रिया में ये जान लेना कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमारा ग्रुप, जैसे अगर हम 2 जोड़े को हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, एक ही तो पढ़ते हैं। तो यहाँ संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। हम अगर एक साथ हैं एक जोड़े में तो हम एक ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे डबल, अगर आपके 2 अभिकारक हो, वो अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बना रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, संयोजन। मतलब इसमें क्या होगा, ट्रिक यही है कि एकल उत्पाद, इतना ही आपको ध्यान देना है बस, और कुछ भी नहीं ध्यान देना है। ध्यान इतना देना है कि एकल उत्पाद मतलब एक ही उत्पाद आपका होना चाहिए, और उससे अधिक आपके अभिकारक हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा वियोजन, जिसको हम अपघटन भी कहते हैं। तो वियोजन में क्या होना है, वियोजन वैसे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी मैं सबके एग्जांपल एक एक दे दूंगी, उसके लिए आप चिंता मत करिए, फिलहाल अभी वियोजन को देखिए। तो वियोजन में क्या है, आपका अपघटन है। तो इसमें क्या होता है, कोई चीज वियोजित होती है, कि इसमें जैसे संयोजन का उल्टा आपका वियोजन रहेगा। इसमें आपका एकल अभिकारक रहेगा, इसमें आपका अभिकारक, इसमें आपका एक अभिकारक रहेगा। एक उत्पाद आपका कहाँ होगा,
संयोजन में, एक अभिकारक आपका कहाँ होगा, वियोजन में। वेरी सिंपल। एंड थर्ड क्या है, विस्थापन। विस्थापन में आपको यही ध्यान देना है कि हटा देना। कोई बड़ा सा आदमी आपके सामने आके खड़ा है, छोटे हो भैया, आपको धक्का मार के हटा दिया, चलो हटो ये मेरा स्थान है, ठीक है। तो वैसे ही ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को हटाकर उसके स्थान पे आ जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाई विस्थापन कहते हैं। क्या है, कुछ नहीं है, मतलब बस आप इतना लिख दो, ज्यादा अभिक्रिया आगे, बस इतना ही देना है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता हो, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी सिंपल। अब द्विविस्थापन क्या है भाई, द्विविस्थापन से आप याद रखो, इसकी टोपी उसके सर पर, उसकी टोपी इसके सर पर, मतलब आयनों को आदान प्रदान होता है। टोपी कहाँ होता है, यहीं पे होता है ना। तो सुनिए क्या है, आपका बेरिलियम है, यहाँ पे Na है, उसके बाद आपका Cl है, उसके बाद SO4 है। तो ये चार चीजों का आपको आयन याद करना है। तो अगर आपको जो है क्या कहते हैं, ये उस द्विविस्थापन का एक एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ, यही आप याद कर लीजिए। पहला तो Va का आयन याद करिए, उसके बाद Na का, फिर Cl का, फिर SO4 का। तो Va के ऊपर दो चोटी होती है, वो भी प्लस वाली। Va के ऊपर क्या होती है, दो चोटी प्लस वाली होती है। और Cl के ऊपर क्या होती है, माइनस वाली एक चोटी लटकती है। और क्या है, और हमारा सोडियम के ऊपर क्या होता है, प्लस में एक चोटी लटकती है। और क्या होता है, SO4 में -2, मतलब -2 चोटी लटकती है। तो यानी हमारा SO4 और Ba में, यहाँ पे देखिए Ba में और SO4 में जो है आपकी दो चोटियां लटकती हैं, बस Ba में प्लस रहेगा एंड SO4 में माइनस रहेगा। समझ में आया। और जो हमारा Cl होता है वो हमेशा माइनस होता है, एंड जो हमारा सोडियम होता है वो हमेशा प्लस आयन ही देता है। तो अब इसमें क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, अब अभिक्रिया जब आप करेंगे तो भाई +2 -2 अट्रैक्ट करते हैं, इतना आप जरूर ध्यान रखिए रहेगा। अगर कोई प्लस वाला आयन है तो वो माइनस वाले के पास जाएगा, और कोई माइनस वाला है तो वो प्लस वाले के पास जाएगा। तो दो आयन इसके पास भी है, दो आयन इसके पास है, यानी ये दोनों साथ में क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे कि चलो भाई तुम्हारे पास भी 2 रुपए है, मेरे पास भी 2 रुपए है, 4 रुपए की ये चॉकलेट मिल रही है, हम दोनों लेकर ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे 2 चॉकलेट इसके 2 रुपए इसके पास है, 2 रुपए इसके, तो यानी इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, और इन दोनों को साथ में यहां लिखा गया VaSO4, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, उसके बाद इसको जब प्लस कर देंगे 2 2 जा 4 एंड प्लस में आपका 4 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा NaCl है। तो भाई अब ये दोनों एक साथ अभिक्रिया कर देंगे, NaCl यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। जैसे अगर द्विविस्थापन में लिखना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो उससे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब इतना जानो, क्षेपी का मतलब होता है निकलना। क्षेपी का मतलब क्या होगा, निकलना, मतलब ऊष्मा आपकी निकल ही जाए थोड़ा से भी बचे ना, ऊष्मा आपकी निकल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका ऊष्माक्षेपी में CH4 + O2, तो हमारा बना Ca2, CO2, फिर 2H2O, और ऊष्मा आपका क्या हो गया, निकल गया। समझ में आया, हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका क्या है, शोषी। शोषी में इतना जानो कि ऊष्मा की आवश्यकता लेनी पड़ती है। कोई सा भी ठोस पदार्थ हो, ऐसी अभिक्रिया जिसको तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता लेनी पड़ती हो, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम ऊष्मा को, जैसे आप अगर संगमरमर ले लेते हो तो वो आप ऐसे नहीं तोड़ पाओगे, उसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या दी है, ऊष्मा दी है कि नहीं दी है, CaCO3 यही संगमरमर का है। जब हमने इसको ऊष्मा दी तो CaO मतलब बुझा हुआ चूना बना, उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आया, हाँ जी भाई बिल्कुल समझ में आया। अब दहन अभिक्रिया क्या है, दहन अभिक्रिया में आपको इतना देखना है कि उसका जब दहन करते हैं पहली चीज ऊष्मा निकलेगी। अगर कहीं भी ऊष्मा निकली हुई दिखाई दी, या फिर कहीं पर भी आपको क्या दिखाई दे, आपको प्रकाश निकला हुआ दिखाई दे, तो ये क्या होगा, दहन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। C+O2 हमने लिया, तो ये हमारा CO2 तो बना, लेकिन उसके साथ आपका क्या, ऊष्मा भी निकला, एंड उसके साथ आपका प्रकाश भी निकला। समझ में आया। चलो भाई नेक्स्ट क्या है, अवक्षेपण। तो मैंने अवक्षेपण को और पहले ही बता दिया था कि अवक्षेपण को इस तीर से हम डिनोट करते हैं। तो मतलब ऐसी अभिक्रिया जो विलयन के किसी निचले पार्ट में जाकर जम जाती है, उसको मतलब अभिक्रिया कराने पर विलयन के निचले वाले पार्ट पे जाके बैठ जाती है, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। जैसे आप जो है
आप भाई बहन तैयार हुए, आपसे कोई छोटा भाई है और आप कह रहे हो चलो भाई शादी पार्टी में चलते हैं, तो वो कह रहा है नहीं नहीं, जब तक मेरे को जो है एक कपड़ा नहीं सेट आ जाएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं, और जाके कोने में बैठ जाता। ठीक उसी तरह ये भी है हमारा और छेपड़ कि यहाँ पे भाई हमने इसको तैयार किया, तो कह रहा नहीं नहीं नहीं, जाके AGCL हमारा कहाँ बैठ गया, कोने में बैठ गया। तो आपको इसको थोड़ा सा जो है पढ़ना पड़ेगा, इसको लर्न करके जाना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड आपका जो वियोजन है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वियोजन भी आपके 3 प्रकार का होगा, विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल आप एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, यही हमारे लिए क्या है, काफ़ी है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे ले जाइए और उसके बाद आपको आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें सक्रियता श्रेणी पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पे बताया ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व तो कम को जो है धोखा दे देंगे, मतलब उसको नीचे कर देंगे। तो कैसे ये ज्यादा कौन है कम कौन है, तो यही सक्रियता श्रेणी में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सक्रियता श्रेणी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद रेडाक्स, संक्षारण और विकृत गंधिका को पढ़कर इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी विद ट्रिक। तो भाई अब सक्रियता श्रेणी को हम पढ़ लेते हैं विद ट्रिक के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो हम क्या देखते हैं, सक्रियता श्रेणी कभी कभी डेफिनेशन आपको पूछ लिया जाता है लगभग 2 या 3 नंबर में, तो आप लिख सकते हैं, या फिर 1 नंबर में ही पूछा जाए तो डोंट वरी भैया, हमारा तो नंबर ही इकट्ठा करने का ही काम है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है, ऐसी श्रेणी, मतलब सक्रियता श्रेणी की बात हो रही है, तो ऐसी श्रेणी जिनमें तत्व उनकी अभिक्रियाशील मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसी के बारे में बताना और कुछ भी नहीं, कि घटते क्रम में रखा जाता हो, ये नहीं बढ़ते क्रम में रखा जाता हो, घटते क्रम में रखा जाता हो। तो अब इतने सारे तत्वों को हम कैसे याद करेंगे, तो मैं हूं ना ट्रिक लेकर आई हूं, तो यही इसीलिए तो ट्रिक मैं लेकर आई हूं। क्या है, काशीनाथ का माली, मतलब कोई काशीनाथ का माली है, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। तो यहाँ पे हमें याद करना है कि इस तरह से ये घटते हुए क्रम में चलेगा, इस तरह से ये क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में चल रहा है, कि मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हमारा पोटेशियम है, के है, उसके बाद हमारा सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर हमारा जिंक है। तो जिस तरह से ये हमारा सबसे ऊपर हमारा काशी है, मीन्स पोटेशियम है, उस तरह हमको भी हर क्षेत्र में आगे रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है काशीनाथ का, तो यहाँ पे हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक का, और यहाँ पे हमारा आयरन है, Pb लेड है, H हाइड्रोजन है, Cu कॉपर है, Hg आपका मरकरी है, Ag आपका सिल्वर है, Au आपका एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें घटते हुए क्रम में रखी गई हैं। तो यही है आपका, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो जल्दी से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यही है आपकी सक्रियता श्रेणी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय आपका ये है, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो समझ में आया? हाँ जी भाई, बिल्कुल समझ में आया। तो थोड़ा लाइक वाइक भी करते चलो। तो यहाँ पे क्या है, रेडाक्स अभिक्रिया है, संक्षारण, विकृत गंधिका, हम एक ही फ्लो में देख लेंगे इसको कि ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड की तरफ ले जाते हैं। सो मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम देखते हैं क्या हमारा रेडाक्स अभिक्रिया, हमने तो देखना है हमें रेडाक्स, संक्षारण और विकृत गंधिका। तो रेडाक्स से पहले हमें अपचयन और उपचयन को देखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में आपका अपचयन उपचयन नहीं आता है, लेकिन रेडाक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल आता है और रेडाक्स अपक्रिया लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो अपचयन क्या है और उपचयन क्या है। तो उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन से हमें पता चलता है, जैसे हमने लिखा ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब मैंने लिखा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, मतलब हमारा ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जहां भी ऑक्सीजन जुड़ेगा उसे अपचयन कहेंगे, और जहां ऑक्सीजन का ह्रास होगा मतलब ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, ऑक्सीजन ले लिया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपचयन क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, धातु में जुड़ता है, और यहाँ पे हमारा उपचयन क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। डायरेक्ट इसका उल्टा, अगर किसी चीज में किसी चीज का अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंट, तो आप एक चीज में पहले पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो, फिर दूसरी चीज में आप उसी का अपोजिट लिख दोगे, फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट यही तो बताया जाता है कि इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें है नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास होता है और धातुओं में ये जुड़ता है। अब रेडाक्स अभिक्रिया, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है ZNO+C लिया है, और मैंने इसको क्या किया, इसकी अभिक्रिया जबकि, तो हमारा बना ZNO+CO बना। तो हमारा जो ZNO है ये हमारा Z के पास गया, ठीक है,
तो ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हमारा अपचयन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो ये अपचयन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए जा करके जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा और यहाँ पे ऑक्सीजन घटा, तो यहाँ पे हमारा अपचयन हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, उपचयन हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? कमान फिर से रिवीजन करते हैं। रेडॉक्स क्या, अपचयन और उपचयन को ही क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। अब अपचयन है तो हमारा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ठीक। उपचयन है हमारा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ZNO है, और जब इसकी अभिक्रिया हमने कराई तो Zn बना, तो यानी ये O तो हमारा कहीं ना कहीं तो गया है, मतलब ये हटा है, इसका ह्रास हुआ है, तो इसको हम अपचयन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बताइए, हम इसे बोलेंगे अपचयन कि नहीं बोलेंगे? हाँ भाई बिल्कुल बोलेंगे। और हमारा यहाँ पे कार्बन C है, और जाके जब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, भाई जब ये जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहेंगे मेरे मित्रों उपचयन कहेंगे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो आई होप आपको रेडॉक्स अपक्रिया समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। और संक्षारण क्या है? संक्षारण का मतलब सीधा सीधा जान लो, कहीं पे भी जंग लग जा रही है। धातु लिए, धातु क्या है आपका, फ्लोरीन, धातु आपका क्या है, आयरन है। आयरन मतलब लोहा, लोहा धातु है कि नहीं? अगर ये कोई नम वाली चीज है और जब इसको निकाल के बाहर रख दिया जाता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन में आता है, इसके ऊपर एक रेड कलर की परत चढ़ जाती है, और वही रेड कलर की परत को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सामान्य भाषा में कहे तो जंग लगना कहते हैं। और इसी को हटाना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें तेल लगाना पड़ता है। इसको भी जो है हम हथियार वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारा जब धातु को वायु में छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। समझ में आया? हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब विकृत गंधिका क्या है? जैसे आप कोई तेल वाली चीज रखे हो काफी दिन तक, जब तेल व वसा युक्त सामग्री को लंबे समय तक खुले में रखा जाता है, मतलब उसको बंद ना किया जाए। जैसे कोई सभी आप अचार वचार कुछ भी ले लो, तेल वाली चीजों को उसको बंद ना करो, लंबे समय तक ऐसे ही खुले में रख दोगे तो उसमें कुछ प्रकार की गंध आने लगती है, और उसी गंध को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिका कहते हैं। आई होप ये जितने भी टॉपिक थे आपको क्लियर हो गए होंगे, और मैंने सब एक वीडियो में अच्छे तरीके से विद ट्रिक विद कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने की पूरी कोशिश की। हमने परिवर्तन पढ़ाया, परिभाषा पढ़ाया, अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताए, संतुलित कैसे होता है ये बताया, अभिक्रिया के प्रकार बताए, बिल्कुल ईजी वे में सक्रियता श्रेणी विद ट्रिक के साथ बताया, रेडॉक्स अभिक्रिया ये रहा। हमने सारी चीजें समझा दी। अब मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आपको MCQ जो कि इस बार बोर्ड में, इस बार क्या अगली बार से ही बोर्ड में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर है, तो उसमें से देख करके मैं जो है MCQ बनाऊंगी, वो आपके शाम वाले हथियार वाले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन को बनाऊंगी, जिसमें ये क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग रहेगा, सारे क्वेश्चन को मैं हथियार में करूंगी, जिससे एक ही दिन में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो बिना लाइक करिए मत जाइएगा, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अभी तक नहीं किया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।